हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम स्नाइडर इलेक्ट्रिक के एक ड्राइव जो कि डिफरेंट पर्पसेस जैसे कि क्रेन्स के होइस्ट में, एलटी में, सिटी में और भी अदर ड्राइव्स में, जैसे कि छोटे मोटर्स हैं आपके 30 किलोवाट्स का मोटर है, 20 किलोवाट्स का मोटर है, उसमें जहाँ पर वीएफडी कंट्रोल बेसिकली होता है, जहाँ पर स्पीड कंट्रोल होता है, वहाँ पर इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात आपको बता दूं कि वीएफडी कंट्रोल होता क्या है। इसको हम लोग वेरिएबल फ्रिक्वेंसी डिवाइस बोलते हैं, जिसमें कि हम लोग वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी को वैरी करके हम लोग इसके स्पीड को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है कि इसके डायग्राम में अगर आप देखिएगा तो सबसे पहले हम लोग एसी सप्लाई को लेते हैं, उसके बाद हम लोग रेक्टिफायर के हेल्प से उसको हम लोग डीसी बस में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको हम लोग इन्वर्टर्स के मीडियम से उसको कंट्रोल्ड एसी के रूप में कन्वर्ट करते हैं, जो कि फाइनली हमारा स्पीड कंट्रोल होता है। ठीक है, तो ये हमने लिया है स्नाइडर का इलेक्ट्रिक अल्टीवार 71 के बारे में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इस डायग्राम में देखिए कि ये जो आपका डिस्प्ले है, इस डिस्प्ले को हम लोग ग्राफिक्स डिस्प्ले टर्मिनल बोलते हैं। ठीक है, इसमें सारा डाटा आता है कि वो कितनी कितनी फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट हो रहा है, VDC का वोल्टेज क्या है, यानी कि DC डेवलप्ड वोल्टेज क्या है, ठीक है, और किस नॉच पे काम कर रहा है। तो इस तरह के सारे डिटेल्स इसमें रहते हैं, कितना करंट ये ड्राइव ले रहा है पावर मेन से। तो इस तरह के इसमें सारे डाटाज रहते हैं। ठीक है, तो एक तरह से इसका डिस्प्ले है। ठीक है, इसमें जो रेड लाइट का एक इंडिकेशन रहता है, वो इंडिकेशन बताता है कि जो ड्राइव जो है वो ऑन स्टेट में है। ठीक है, ठीक, ये जो है इसके साथ कनेक्टेड रहता है एक कम्युनिकेशन पोर्ट के साथ, जो कि फाइनली हमारा कंट्रोल कार्ड्स के साथ कनेक्टेड रहता है, जो कि हमें बताता है कि ये क्या डाटा आ रहा है, वहाँ से जो डाटा ली जा रही है। ठीक है, इसके और भी कंपोनेंट्स है। देखिए ये जो कंपोनेंट है बेसिकली ये आईओ कंपोनेंट है, जिसको हम लोग आईओ कार्ड टर्मिनल्स बोलते हैं। ठीक है, इसमें आपको जो इस तरह के जो टर्मिनल्स दिखाई दे रहे हैं, ये डिफरेंट टाइप के टर्मिनल्स हैं। आइए इसके बारे में देखते हैं कौन कौन से टर्मिनल होते हैं। एक इसमें टर्मिनल होता है दोस्तों, इसके जो टर्मिनल्स के पॉइंट है, एक टर्मिनल होता है L11। ठीक है, ठीक, LI टर्मिनल, जिसको हम लोग LI टर्मिनल बोलते हैं, L112 LI टर्मिनल है, यानी कि लॉजिकल इनपुट्स है इसमें। ठीक है, तो LI टर्मिनल का मतलब क्या होता है, लॉजिकल इनपुट्स। तो लॉजिकल इनपुट्स कितने होते हैं, +24 वोल्ट्स के होते हैं लॉजिकल इनपुट। तो लॉजिकल इनपुट्स का यूज़ क्या होता है दोस्तों, देखिए सपोज कि इस ड्राइव का यूज़ हम लोग क्रेन में कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्रेन में अगर इसका यूज़ करते हैं तो क्रेन के जो मूवमेंट में फर्स्ट नॉच होगा, सेकेंड नॉच होगा, थर्ड नॉच होगा, यानी कि उसका स्पीड, मूवमेंट, अप एंड डाउन मूवमेंट, लॉन्ग ट्रेवल, क्रॉस ट्रेवल मूवमेंट, इसके बारे में जो हम लोग नॉच देते हैं, यानी जो हम लोग स्पीड इसको देते हैं, वो सारे के सारे जो स्पीड है वो इन्हीं टर्मिनल्स में आते हैं। यानी कि अगर हम लोग इस तरह से कनेक्ट करें, अगर हम लोग रिमोट से इस तरह से कनेक्ट करें, तो ये हमारा जो फर्स्ट नॉच होगा उसका टर्मिनल L1 के 1 में आएगा, LI के 1 में आएगा, फिर सेकेंड नॉच का LI के 2 में आएगा। इस तरह करके नॉच का जो आउटपुट है इसे ड्राइव को सिग्नल देगा कि इसको सेकेंड नॉच में रन करो। ठीक है, तो ये इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल है किस तरह से ये काम करता है। उसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल इनपुट, यानी कि जो साइड से जितने भी इनपुट्स आते हैं वो हो गए लॉजिकल इनपुट्स। ठीक ठीक, उसके अलावा इसमें और इनपुट्स होते हैं, जैसे कि AI इनपुट होता है, यानी कि एनालॉग इनपुट है। तो इसमें कोई भी एनालॉग इनपुट है, यानी सेट पैरामीटर से सपोज कीजिए कुछ भी कि हमें इसे 40 RPM पे रन करना है, तो एक सेट वैल्यू हम लोग देख सकते हैं, इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं एज ए एनालॉग इनपुट। एनालॉग आउटपुट इसमें हम लोग ले सकते हैं कि अगर हम लोग 40 RPM सेट किया तो 40 RPM का फीडबैक उधर से आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इस तरह का जो सिग्नल है वो AIO से होता है। ठीक है, उसके बाद एक सिग्नल होता है कॉम, जिसको हम लोग कॉमन टर्मिनल के रूप में यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें रिले आउटपुट के टर्मिनल भी होते हैं, प्रोग्रामेबल रिले आउटपुट होते हैं। तो प्रोग्रामेबल रिले आउटपुट जो होता है उनका जो टर्मिनल होता है वो जनरली R4A, R4B और R4C है, इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है, जिसमें कि हम लोग R4A को हम लोग कॉमन लेते हैं, R4B को हम लोग लेते हैं नॉर्मली ओपन, जिसको हम लोग NO लिखते हैं, R4C को होता है नॉर्मली क्लोज। तो इसका यूज़ हम लोग क्या 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 कर सकते हैं, देखिए सपोज कीजिए कि एट रेस्ट में अगर ये रिले एनर्जाइज नहीं है, ठीक है, रिले एनर्जाइज नहीं है, तो इसका मतलब है क्या कि कॉमन और NO से फीडबैक आएगा, है ना। वो किस तरह का फीडबैक होगा, NO का फीडबैक होगा। आपको पता है NO NC दो तरह के कॉन्टैक्ट फीडबैक होता है। अगर रिले पिकअप होता है तो NO NC हो जाता है, और रिले पिकअप ड्रॉप में रहता है तो ये NO में ही रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब है क्या कि क्या कहते हैं, ये हमारा हो गया R4A, R4B, R4A और R4C कनेक्टेड होंगे। ठीक है, अच्छा, अगर एनर्जाइज होंगे तो फिर क्या हो जाएंगे, ये NO और कॉमन ये आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसका हम लोग कनेक्शन कर सकते हैं। अच्छा, इसका यूज़ कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने कॉमन के साथ लिया है NO टर्मिनल को। ठीक है, टर्मिनल को जब एनर्जाइज होगा तो ये क्लोज में होगा टर्मिनल। ठीक है,
NC क्या होगा, जब डी एनर्जाइज हो जाएगा तो फिर वो ओपन हो जाएगा। तो इस तरह का हम लोग टर्मिनल लेते हैं हम लोग इसमें, ठीक है। तो सपोज ये NOC हम लोग टर्मिनल लेते हैं, NO टर्मिनल लेते हैं। तो अब रिले ऑन हुआ, तो रिले ऑन होगा तो क्या होगा, मोटर रन होगा। तो NO टर्मिनल हमारा क्लोज में रहेगा, है ना, जब एनर्जाइज होगा तो, ठीक है। तो NO का टर्मिनल क्लोज में रहेगा जब एनर्जाइज होगा तो इससे हम फीडबैक लेंगे, ठीक है, कि हमारा जो ड्राइव है वो रनिंग स्टेटस में है। सपोज कीजिए कि ड्राइव अगर हेल्दी है तो इसी फीडबैक को हम लोग वापस से लेंगे कि ड्राइव हेल्दी का हम लोगों ने यूज़ किया है तो उसको फीडबैक लेंगे, तो ड्राइव हेल्दी का फीडबैक इसमें ले सकते हैं, ठीक है। मोटर का थर्मल स्टेटस भी हम लोग ले सकते हैं, यानी कि NO और NC टर्मिनल बेसिकली क्या होता है कि जैसे हम लोगों ने, मैंने रिले के बारे में प्रीवियसली लेक्चर में बताया है। तो अगर वो उसका कॉइल एनर्जाइज होता है तो ये जो NO कॉन्टैक्ट होता है उसके थ्रू हो जाता है, यानी कि उसके ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट में अगर एक पॉइंट को NO और दूसरे पॉइंट को NO कॉन्टैक्ट्स के थ्रू किया गया है तो जब ये रिले पिकअप होगा तो ये NO थ्रू हो जाएगा, ठीक है। इसका बेसिक फंडा ये होता है। जब ये रिले पिकअप होगा तो जो NC कॉन्टैक्ट होता है वो NO हो जाएगा, ठीक है, जब वो एनर्जाइज होगा तो सिमिलरली इसमें हम लोग NO कॉन्टैक्ट का यूज़ करेंगे। तो NO कॉन्टैक्ट को हम लोग यूज़ करेंगे तो R4A और R4C, ठीक है। तो ये रिले एनर्जाइज हो जाएगा तो उसके हिसाब से हम यूज़ करेंगे। तो हम लोग इस तरह से यूज़ कर सकते हैं ये R4A, R4B और R4C टर्मिनल का, ठीक है। तो इस तरह से तीनों टर्मिनल का हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो इसे हम लोग प्रोग्रामेबल रिले आउटपुट करते हैं। तो इस तरह के इसमें टोटल इनपुट्स कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे इनपुट्स इधर नीचे की और यहाँ पर नीचे में कनेक्टेड रहता है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब इसके अलावा इसमें क्या कंपोनेंट होते हैं कंट्रोल कार्ड। इसके बारे में देखिए दोस्तों डिटेल में इसी वीडियो के लास्ट में मैं आपको प्रैक्टिकल ओपन करके दिखाऊंगी ये कार्ड्स कहाँ कहाँ से रिलेटेड होता है, ठीक है। इसको हम लोग ब्रेन ऑफ द डिवाइस बुलाता है, यानी कि हमारा जो ये होता है उसका इसको ब्रेन बोला जाता है, ठीक है, ठीक। अभी क्या होता है, इसके कंपोनेंट्स का क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, एक माइक्रो प्रोसेसर इसमें लगा रहता है जो कि इसका ब्रेन कैसा काम करता है, वो सिग्नल को प्रोसेस करने का काम करता है, ठीक है। कि हमें गेट जो सिग्नल होता है उसको कब देना है, गेट टर्मिनल को कब गेट सिग्नल देना है, जैसे कि वो थायरिस्टर हो या IGBT हो तब वो एक्टिवेट हो। जो सारा का सारा चीज़ होता है वो माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू होता है। वो माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, एक फीडबैक मैकेनिज्म पे काम करता है। वो सिग्नल को सेंस करके कब गेट को कितना सिग्नल देना है वो उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। तो हाई स्पीड डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर है जिसको हम लोग माइक्रो कंट्रोलर बोलते हैं। उसके बाद ये जनरेट करता है पल्स विथ मॉड्यूलेटेड सिग्नल। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा उसमें देखा था होगा कि पल्स विथ मॉड्यूलेशन हम लोग इस तरह से गेट में इस तरह से हम लोग फायरिंग करते हैं, ट्रेन ऑफ पल्सेस का, ठीक है। तो उसको वो जनरेट करता है, ठीक। उसके अलावा जो हमारा कंट्रोल कार्ड होता है उसके अंदर दूसरा कंपोनेंट होता है EPROM, यानी कि इसकी मेमोरी, ठीक है। EPROM या रैम इसकी मेमोरी, ठीक है। तो EPROM या रैम इसकी मेमोरी जो होती है वो मेमोरी की डिवाइस से काम करती है सिग्नल को स्टोर करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा इसको जो पावर सप्लाई मिलता है इसमें वो SMPS के थ्रू मिलता है। किसके थ्रू मिलता है, स्विच मोड पावर सप्लाई के थ्रू मिलता है, ठीक है। वो AC को DC में कन्वर्ट करता है, उसमें कन्वर्टर्स लगे रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर देखिए होता क्या है कि इसमें पावर कंट्रोल है, दूसरा कंट्रोल कार्ड है, दूसरा होता है पावर कार्ड। पावर कार्ड इसमें बेसिकली पावर फ्लो होता है, ठीक है। कोई भी स्कीम में पावर सिस्टम के फ्लो की स्कीम में दो तरह की स्कीम होता है, एक होता है कंट्रोलिंग स्कीम और एक होता है पावर स्कीम। यानी कि एक होता है कंट्रोल सर्किट और एक होता है पावर सर्किट। तो पावर सर्किट बेसिकली वो होता है इसमें पावर फ्लो होता है, कंट्रोल सर्किट उसको कंट्रोल करने के लिए होता है कि कब पावर फ्लो कितना होना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में आइसोलेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑप्टो कपलर का यूज़ करते हैं। ऑप्टो कपलर बेसिकली एक लाइट ट्रिगर सिग्नल होता है जो कि लो वोल्टेज यानी 12 वोल्ट या 5 वोल्टेज पर सिग्नल जनरेट कर सकता है विदाउट मेन पावर लाइन के कॉन्टैक्ट में आए हुए, ठीक है। तो हम लोग ऑप्टो कपलर का यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, कम्युनिकेशन इंटरफेस के तरफ पर हम लोग यूज़ करते हैं RS485। ये सारे के सारे जो है कंट्रोल कार्ड के कंपोनेंट हैं। RS485 को हम लोग एज ए कंट्रोल कार्ड की हम लोग कम्युनिकेशन इंटरफेस के रूप में यूज़ करते हैं, यानी कि हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम लोग घरों में भी हम लोग इथरनेट या ब्रॉडबैंड जब हम लोग लगाते हैं तो उसमें भी RS485 का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये उसके दो वर्जन होते हैं, RS232 भी होता है। तो ये बेसिकली कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। कि किसी बीच में कम्युनिकेशन, इसके बीच में कम्युनिकेशन और हमारे जो IOs हैं रैक उसके बीच में कम्युनिकेशन, इसके बीच में कम्युनिकेशन और किसके बीच में, हमारा पावर मॉड्यूल के बीच में, यानी कि हमारा जो पावर कार्ड है उसके बीच में जो कम्युनिकेशन है उसके बीच में कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसमें बेसिकली इस तरह से कार्ड रहता है, उसके अलग अलग स्लॉट्स रहता है, तो वो आपस में दोनों इंसर्ट हो जाता है। मैं आपको दिखाऊंगा, ये इसमें फ्रंट में ही दिख रहा है, इसके बैक साइड में अगर इसको आप फ्लिप कीजिएगा तो इस तरह से स्लॉटिंग बनाता है। वो
कंट्रोल कार्ड का जो स्लॉटिंग है वो पावर कार्ड के स्लॉटिंग के जैक में जाके एक तरह से अटैच हो जाता है, ठीक है। तो उसका हम लोग यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए, ठीक है। उसके अलावा हम लोग प्रोटेक्शन और फीडबैक सर्किट का कंट्रोल सर्किट से यूज़ करते हैं, यानी कंट्रोल कार्ड से, कि जैसे कि मान लीजिए कि करंट एक सेट लिमिट से ज़्यादा हो गया तो उसे वो ट्रिप करंट देगा, कमांड देगा किससे, ओवर करंट से। जिस तरह से हम लोगों ने ओवरलोड रिले देखा तो उसी तरह से ओवर करंट का है, ठीक है। उसके अलावा अगर ग्राउंड फॉल्ट सेंस किया है कि कहीं पर ग्राउंड फॉल्ट है पावर मॉड्यूल ने, तो उसका कम्युनिकेशन होगा कंट्रोल कार्ड से, उसके थ्रू कम्युनिकेशन होगा हमारा मेन सिग्नल से, जिससे हमें एलईडी के थ्रू पता चलेगा कि ग्राउंड फॉल्ट कहीं पर हुआ है। तो इस तरह का जो प्रोटेक्शन और फीडबैक का जो मैकेनिज्म है सारा का सारा कंट्रोल कार्ड के अंदर होता है बेसिकली, ठीक है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं पावर कार्ड के बारे में, ठीक है। तो देखिए ये है हमारा पावर कार्ड, ठीक। पावर कार्ड जो है इसमें दो कंपोनेंट होता है, ठीक है। एक होता है हमारा रेक्टिफायर, जैसे कि मैंने आपको कहा एसी से डीसी में कन्वर्जन होता है जो कि यहाँ पर होता है, और एक मॉडल होता है इन्वर्टर जो कि ये है मॉडल, ठीक है, जो कि डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये जो इसका है फ्रंट और बैक व्यू है। तो देखिए यहाँ पर जो है ये जो फ्रंट व्यू है, यानी कि जो कंट्रोल कार्ड के जस्ट नीचे में आता है वो इस तरह से आता है, जो मैंने आपको बताया था कि कम्युनिकेशन के लिए पोर्ट यूज़ होता है। तो ये पोर्ट और वो पोर्ट दोनों आपस में मिलकर यूज़ होता है, ठीक है। तो ये हो गया कार्ड का। ये है हमारा स्नबर सर्किट, ठीक है। देखिए थायरिस्टर के केस में आपने देखा होगा कि थायरिस्टर जो है dV/dt प्रोटेक्शन से बचाने के लिए थायरिस्टर को, ठीक है, स्नबर सर्किट का यूज़ किया जाता है, जो कि हम लोग रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस को पैरेलल मिलाते हैं। इसमें क्या होता है कि सडनली अगर dV/dt का चेंज हुआ तो थायरिस्टर में हीटअप होता है और थायरिस्टर ट्रिगर भी कर सकता है। तो उसको रोकने के लिए, हीटअप को रोकने के लिए एक कैपेसिटर लगा रहता है। कैपेसिटर क्या होता है, इसके क्रॉस जो वोल्टेज का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज होता है उसको वो लिमिट करता है। तो उसे स्नबर सर्किट कहते हैं, जो थायरिस्टर के प्रोटेक्शन के लिए होता है। तो इसमें प्लस माइनस जो डीसी ये जो बस में हम लोग जो कैपेसिटर लगाते हैं वो स्नबर सर्किट की तरह यूज़ होता है, ठीक है, ठीक। उसके अलावा देखिए इसका अगर आप अरेंजमेंट देखें तो ये देखिए ये आपका फ्रंट साइड से, ये इसका बैक साइड से। इसका मतलब है क्या कि ये जो प्लस माइनस है और ये यहाँ पर प्लस माइनस है, दोनों एक ही साइड में। अगर आप इसको फ्लिप कीजिएगा तो फ्लिप करने से ये सेम आएगा। तो ये और ये दोनों सेम टर्मिनल है, ठीक है। इसको हम लोगों ने उल्टा किया, इसके लिए ये इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। तो अब इन दोनों का फिटमेंट हम लोग करते हैं नेक्स्ट वाले में, ठीक है। तो अभी देखिए थायरिस्टर और आईजीबीटी आपस में कैसे यूज़ होता है उसके बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो थायरिस्टर है जिसके मैंने आपको बताया, उसका डायग्राम कुछ इस तरह से, अगर आप इसका डायग्राम ड्रॉ कीजिएगा तो उसका डायग्राम कुछ इस तरह से आएगा। ये जो गेट है, देखिए इसका डायग्राम यहाँ दिखाया है, मैं इसको वापस से ड्रॉ कर लेता हूँ। ये है हमारा एक डायोड, ये है सेमी कंट्रोल, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने पहला आर सप्लाई दिया है क्योंकि हम लोग एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो उसको एसी सप्लाई देंगे हम लोग फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टर्मिनल के थ्रू देंगे। तो देखिए ये सेकंड टर्मिनल है, इसके थ्रू हम लोग एसी सप्लाई देंगे, और ये हमारा गेट सर्किट। और उसके बाद तीसरा हम लोग इस तरह से सप्लाई देंगे, तीसरा सप्लाई एसी का, और ये यहाँ पर डायोड है नेगेटिव वोल्टेज के लिए, ठीक है। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल में। अगर आप इसके डायग्राम को इस तरह से देखेंगे, फायरिंग में देखेंगे, यानी हम लोग फायरिंग को माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू कंट्रोल करते हैं, तो ये फायरिंग को यहाँ पर गेट के थ्रू कंट्रोल करेंगे। थायरिस्टर में आपको पता है कि क्या सर्किट होता है, गेट के थ्रू हम लोग कंट्रोल करते हैं। उसके फायरिंग एंगल से हम लोग कितना कब प्रोड्यूस करना है उसके हिसाब से प्रोड्यूस करेंगे। तो अगर आप इसका सर्किट को देखिएगा तो इसमें अगर आप इस तरह से ड्रॉ करें तीनों फेज के वोल्टेजेस को, तो वो कुछ इस तरह से आता है। ये 180 डिग्री पे है, तो दूसरा वाला जो हम लोगों ने बैलेंस सिस्टम में देखा है इससे 180 डिग्री पीछे रहेगा वो, ठीक है। तो ये जो सिमिलर है वो 180 डिग्री पीछे रहा, तो यानी वाई फेज यहाँ पर इस तरह से रहा। उसी तरह इससे 180 डिग्री पीछे, 120 डिग्री पीछे रहेगा, यानी कि यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो तीसरा वाला सर्किट कुछ इस तरह से रहेगा, है ना। तीसरा वाला सर्किट जो है वो कुछ इस तरह से रहेगा, 120 डिग्री ये पीछे रहेगा। तो यानी कि ये इस तरह से आके ऐसे जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सर्किट रहता है। अगर आप इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं, इसको अगर आप बैलेंस सिस्टम में अगर आप ड्रॉ करें तो इसमें जो आउटपुट जाएगा वो आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है, इस तरह से, यानी पल्सेटिंग डीसी आएगा। तो उसको फिल्टर के थ्रू हम लोग डीसी में, प्योर डीसी में कन्वर्ट करना चाहेंगे इसको, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक सर्किट है जिस रेक्टिफायर का, ठीक है। 5 और 6 के थ्रू हम लोग डीसी वोल्टेज डालेंगे, ठीक है। फिर वो जो डीसी वोल्टेज है वो हम लोग को इन्वर्टर में जाएगा, ठीक है। वो जो डीसी वोल्टेज का जो आउटपुट है वो फाइनली हम लोग आपको लास्ट डायग्राम में मैं आपको दिखाऊंगा, प्लस माइनस टर्मिनल से डीसी वोल्टेज लेंगे ताकि उस डीसी वोल्टेज को हम लोग मेजर कर सकें और उसका यूज़ कर सकें, ठीक है। तो उसके थ्रू हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। अगर बैलेंस सिस्टम में फिर से मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, कोई जो एसी सिस्टम होता है वो बैलेंस सिस्टम कुछ इस तरह से होता है। एक फेज होता है 180 डिग्री पे, मान लीजिए यहाँ पर है,
फिर से मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो दूसरा जो फेज होता है इससे 120 डिग्री पीछे होगा, यानी कि सेम रिपीटेशन 120 डिग्री पे होगा, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से हुआ 120 डिग्री पे ये गया, ठीक है। तीसरा जो फेज होगा इससे 120 डिग्री, यानी ये 60 हुआ और ये 60 हुआ, ये यहाँ से सिमिलरली ये यहाँ से होकर जाएगा ऐसे करके, ठीक है, ठीक। तो वो इस तरह से करके कुछ जाएगा। तो अब इन तीनों में अगर फायरिंग एंगल को चेंज किया जाए तो ये एक अल्फा को अगर 30 रखा जाए तो यहाँ से वो स्टार्ट होकर यहाँ तक आएगा, फिर नेक्स्ट वाले के ये केस में पॉजिटिव में ये यहाँ से यहाँ तक फायरिंग होगा, तो नेक्स्ट वाले के केस में यहाँ से यहाँ तक फायरिंग हुआ। तो इसके हिसाब से डिलेड फायरिंग हो के ये जो हमारा जो कर्व बनेगा वो बेसिकली एक डीसी के कर्व में फॉर्म में कर्व बनेगा, ठीक है, डीसी के फॉर्म में कर्व बनेगा। तो इसको हम लोग फिल्टर के थ्रू इसको प्योर डीसी में कन्वर्ट करने का हम लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। तो 5 और 6 के थ्रू हम लोग डीसी टर्मिनल वोल्टेज लेंगे। इसके अलावा जब वो डीसी सप्लाई इन्वर्टर सर्किट में जाएगा तो वो इन्वर्टर सर्किट कुछ इस तरह से रहता है। उसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, आईजीबीटी का यूज़ करते हैं। आईजीबीटी कैसे यूज़ करते हैं, देखिए आईजीबीटी में बेसिकली 3 टर्मिनल होते हैं, गेट, ये हमारा कलेक्टर, इमीटर और गेट, ठीक है। तो इस तरह से हुआ। इसमें हम लोग एंटी पैरेलल में डायोड लगाते हैं, ठीक है, नेगेटिव वोल्टेज को फ्लो करने के लिए, क्योंकि आपको आईजीबीटी का कैरेक्टरिस्टिक्स पता होगा। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उसका इस तरह से होता है। तो नेगेटिव बाइसिंग में जो करंट फ्लो होगा उसके थ्रू फ्लो कराने के लिए हम लोग डायोड को एंटी पैरेलल में लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग आर फेज लेंगे, ठीक है। सिमिलरली यही सर्किट नीचे भी लगाएंगे, ये कलेक्टर होगा, ये मीटर होगा और ये गेट होगा और ये हमारा दूसरा टर्मिनल पॉजिटिव निगेटिव का टर्मिनल है, यहाँ से कनेक्टेड होगा, है ना। सिमिलरली इसी तरह से नेक्स्ट वाले सर्किट में भी हम लोग इसी तरह से लगाएंगे एक बस में। ये हमारा मीटर हो जाएगा, कलेक्टर हो जाएगा इस तरह से, और जो दूसरा टर्मिनल होगा उसमें हम लोग वाई फेज लेंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग कनेक्ट करेंगे। तो इस तरह से करके तीनों फेज हम लोग कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अब होगा क्या दोस्तों कि देखिए एक हाफ साइकिल में ये ट्रिगर होगा, तो आर वाई बी के फेज के थ्रू हम लोग ये जो कनेक्टेड होगा वो मोटर के थ्रू सप्लाई जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक नेगेटिव में फिर क्या होगा कि ये मोटर से करंट विड्रॉ करेगा, तो करंट का डायरेक्शन इस तरह से होगा, एक में करंट का डायरेक्शन इधर हुआ, एक करंट में डायरेक्शन इधर हुआ। इसका मतलब है क्या कि कॉन्स्टेंटली जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो रहा है, यानी कि एक एसी सर्किट का हमें बेसिकली डिनोशन देता है। तो उसमें जो हमारा जनरेटेड होता है वो वोल्टेज कुछ इस तरह से जनरेट होता है, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हमें आउटपुट मिलता है, ठीक है। तो इस स्टेप बाय स्टेप आउटपुट को हम लोग को प्योर एसी में अगर कन्वर्ट करना है तो उसके थ्रू हम लोग गेट के थ्रू उसको मॉड्यूलेशन करते हैं और गेट सिग्नल को हम लोग और ऑप्टिमाइज़ करते हैं, जिससे कि प्योर एसी में कन्वर्जन होगा। फिल्टर्स लगाते हैं इसमें, ये एसी में कन्वर्जन में इसमें हेल्प करता है। तो इस तरह से इसमें एसी आउटपुट जनरेट होता है, ठीक है। मैं एक बार और इन्वर्टर सर्किट को फिर से एक बार क्लीनली ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको किस तरह से। इस बार मैं छोटे सर्किट से ड्रॉ करूँगा, ठीक है। ये हमारा कलेक्टर, ये इमीटर है, ये इमीटर है और ये हमारा गेट टर्मिनल है, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह से कलेक्टर, इमीटर और गेट रहेगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग 3 ड्रॉ करेंगे ऐसे, कलेक्टर, इमीटर, गेट, ठीक है। मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको क्लियरिफाई हो जाए कि इस तरह से सर्किट काम करता है। कलेक्टर, इमीटर और गेट, फिर कलेक्टर, इमीटर और गेट, ठीक है, ठीक। अभी यहाँ पर हम लोग आर फेज है, वाई फेज है, बी फेज है। ये जो तीनों फेज है ये करस्पॉन्डिंगली जाएंगे कहाँ पर, मोटर के पास, ठीक है, मोटर के पास। इनसे जो फीडबैक निकलेगा ये फीडबैक जाएगा माइक्रो कंट्रोलर में, और माइक्रो कंट्रोलर क्या कमांड देगा, गेट को कमांड देगा कि तुम अब ऑन हो। तो वो जिस हिसाब से ऑन होना चाहेगा उस हिसाब से वो ऑन होगा, ठीक है। तीनों में ये सप्लाई आएगा गेट का, उसके थ्रू हमें पता चलेगा कि किस तरह से होगा फायरिंग, ठीक है। इसमें एंटी पैरेलल में मैंने आपको बताया डायोड कनेक्टेड होता है, ये सेम सब में कनेक्टेड रहेगा। वो डायग्राम क्लियर नहीं होगा इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, ये इसमें भी कनेक्टेड होगा, इसमें भी कनेक्टेड होगा। तो उसके थ्रू ये इसमें फायरिंग होगा और ये कन्वर्जन होगा एसी में, ठीक है। माइक्रो कंट्रोलर उसको बताएगा कि कितना कब फायरिंग करना है, ठीक है। और पॉजिटिव में यहाँ से वो करंट जाएगा आर वाई बी से होते हुए मोटर में, फिर ये नेगेटिव साइकिल में ये करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। तो वो एक बेसिकली एसी सर्किट का कैरेक्टरिस्टिक्स बताएगा, रिवर्स होने पर करंट। तो इसमें इसका मतलब है कि वोल्टेज का इन्वर्जन हो रहा है। तो ये इन्वर्टर इस तरह से काम करता है, ठीक है। तो उस तरह से कनेक्टेड होता है। अभी देखिए लास्ट डायग्राम है, इसमें देखिए किस तरह से कनेक्टेड होगा। ये जो हमारा पार्ट है ये हमारा बेसिकली इन्वर्टर है, ठीक है। तो हमें जो फाइनली आउटपुट होगा वो इन्वर्टर के थ्रू मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा रेक्टिफायर है, ठीक है। हम लोग यहाँ पर इसको सप्लाई दे रहे हैं, ये इनपुट सप्लाई, ठीक है। इनपुट सप्लाई के थ्रू यहाँ पर आया। अब ये इनपुट सप्लाई जो है वो वापस में इससे कनेक्टेड होता है आर वाई बी,
तो ये रेक्टिफिकेशन होता है। और जो पावर कार्ड जो मैंने आपको बताया था उसमें क्या होता है दोस्तों, हाई ग्रेड कॉपर वायर लगे रहते हैं। देखिए ये जो पावर कार्ड है आपको इसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मान लीजिए कि ये जो है वो डीसी प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर एक बस में डीसी प्रोड्यूस करता है, मान लीजिए ये यहाँ पर पीछे में बस में मान लीजिए ये देखिए इस तरह से कनेक्टेड है ना, ये टर्मिनल इस तरह से कनेक्टेड है। तो मान लीजिए कि अगर इसको हम फ्लिप कर दें, इसको हम अगर फ्लिप कर दें तो यहाँ पर, तो ये यहाँ पर मेरा डीसी कन्वर्जन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए 3 पीस सप्लाई आया, तो ये प्लस माइनस कन्वर्ट किया इसको डीसी में, ठीक है। डीसी में कन्वर्ट किया तो क्या होगा कि इंटरनली जो आप यहाँ पर देख रहे हैं इस तरह से, एक आप देखिए इस डायग्राम में अलग अलग फ़र्क देख सकते हैं आप। यहाँ पर देखिए इस तरह से प्लेट है, यहाँ पर भी प्लेट है, तो ये सारे के सारे हाई ग्रेड कॉपर प्लेट है जिसकी थिकनेस बहुत कम होती है, लेकिन ये पावर बहुत ज़्यादा ट्रांसमिट कर सकता है। तो ये जो डीसी बस है, डीसी बस के थ्रू जो पावर है वो इसके मेन इनपुट में आता है, ठीक है। वहाँ से फिर ये इन्वर्ट करता है, यही है, लेकिन इसे फ्लिप करके दिखाया गया है। वो फाइनली जो है आउटपुट को एसी में कन्वर्ट करके दिखाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है क्या कि ये बीच में जो कॉपर के स्ट्रिप होता है वो बहुत हाई ग्रेड कंडक्शन होता है उसका, वो स्पेशली डिज़ाइन होते हैं इसके लिए ताकि वो पावर फ्लो कर सके। इसी के लिए इसे हम लोग पावर कार्ड बोलते हैं, ठीक है। तो अभी आइए देखते हैं इसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करके कि ये किस तरह से काम करता है, ठीक है। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमने इसे ओपन किया है, हम लोग इसको ओपन कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि देखिए ऊपर सबसे ऊपर में जो इसका कंपोनेंट है वो स्नाइडर अल्टीवार 71 आपको दिख रहा है, वो इसका डिजिटल डिस्प्ले है, ठीक है। उसको अगर हम लोग ओपन करते हैं, साइड से इसमें पिन होता है, साइड के पिन से इसको ओपन कर सकते हैं। साइड के पिन से ओपन करने से ये जो कार्ड है वो निकल जाता है। जो मैंने आपको बताया कि उसका जो कम्युनिकेशन पोर्ट है उसके थ्रू बैकवर्ड में ये कनेक्टेड रहता है, ठीक है। तो देखिए ये साइड का प्लेट निकालने से इस तरह से प्लेट निकला। ये जो हमारा पार्ट है ये R/B फेज है, तीनों फेज के बारे में बता रहा हूँ। ये इनपुट मेन हमारे यहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो ये देखिए तीनों इनपुट है, ये कैपेसिटर बैंक है फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के लिए और स्नबर सर्किट के लिए। अब हम लोग उसमें एक एक करके बोल्ट्स को ओपन करते हैं। ये बहुत ही कॉम्पैक्ट डिज़ाइन में आता है दोस्तों, स्पेस ज़्यादा नहीं आता है, इसी के लिए इसे कमी डिज़ाइन के अंदर सारा चीज़ देखना पड़ता है इसमें। तो अभी हम लोग इसे करके ओपन करते हैं। तो देखिए इसको हम लोग ओपन कर रहे हैं। तो इसको ओपन करने के बाद पहले ये दिखेगा, उसके बाद इसके नीचे में कंट्रोल कार्ड दिखेगा और सबसे नीचे में होता है पावर कार्ड, ठीक है, जिसके थ्रू इंटरनली केबल कनेक्टेड होता है। उसमें लिंक भी होता है दोस्तों, लिंक भी मैं आपको दिखाऊंगा लिंक किस तरह का होता है। उसमें लिंक से ही कनेक्टेड होता है। तो लिंक क्या करता है कि जो पावर आउटपुट है जो आ रहा है हमारा केबल को, उसको मेन टर्मिनल में, जैसे कि आपको इसमें दिख रहा है UT1, UT1, VT2 और WT3, वहाँ से लिंक कनेक्टेड होता है। देखिए इस प्लेट को हम लोग सबसे पहले ओपन करते हैं। एक बहुत कॉम्पैक्ट डिज़ाइन होता है, इसी के लिए इसमें अलग अलग तरह के टर्मिनल्स होते हैं, अलग अलग तरह के बोल्ट्स होते हैं। ये जो आपको अल्टीवार 71 के नीचे में जो टर्मिनल्स दिखाई दे रहे हैं वो सही टर्मिनल्स हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। IO कार्ड टर्मिनल्स है। देखिए ये जो लिंक है, जितने भी आपको कॉपर के जो लिंक दिखाई दे रहे हैं, ये जो तीनों लिंक है वो इंटरनली कनेक्टेड है, ठीक है। जो फाइनल पावर आउटपुट देते हैं वो कनेक्टेड है। और ये जो हमारा 3 केबल जिसमें कनेक्टेड है, ये मेन पावर इनपुट है, जिसको हम लोग ने पावर सप्लाई से कनेक्टेड किया है। पावर सप्लाई से कनेक्ट करके इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ड्राइव को मेन इनपुट पावर देने के लिए। नॉर्मली क्या होता है कि जब सर्किट्स में इसको लेके जाते हैं, यानी होस्ट में जब लेके जाते हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू पावर सप्लाई आता है, क्योंकि कंटिन्यूसली पावर सप्लाई तो मिलेगा नहीं, कुछ कंडीशन मीट करने पे पावर सप्लाई आता है। और उसके बाद फिर उसका कन्वर्जन और इन्वर्ट होकर हमें फाइनल आउटपुट मिलता है मोटर को, फर्स्ट मोटर हो चाहे LT मोटर हो। देखिए अब इसको हम लोग ओपन करते हैं। देखिए ये जो टर्मिनल है, तो मैंने आपको IO कार्ड टर्मिनल बताया, उसमें कौन कौन सा होता है। लॉजिकल इनपुट होता है, AI होता है, AO होता है, और हमने बताया था रिले आउटपुट का जो रिलेज होता है, रिले आउटपुट का जो टर्मिनल होता है उसके बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है, जिसका हम लोग यूज़ मोटर रन या मोटर फीडबैक बाकी सारे में यूज़ करते हैं। देखिए इस तरह का इसमें डायग्राम भी दिया रहता है। ये देखिए ये जो है ये रिले टर्मिनल है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये जो मॉडबस लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि मॉडबस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल पे ये काम कर रहा है, ठीक है। इसमें जो सोर्सेज के बारे में बताया गया, इंटरनल सोर्स है, एक्सटर्नल सोर्स है। देखिए आप इसको देखिएगा नीचे से, तो नीचे में इसमें देखिए सबसे पहले क्या बताया है, 24 वोल्ट का सप्लाई है, 0 वोल्ट का सप्लाई, यानी इसको भी मेन सप्लाई चाहिए होता है, ठीक है। उसका LI1 है, लॉजिकल इनपुट 1 है, लॉजिकल इनपुट 2 है, लॉजिकल इनपुट 3 है, लॉजिकल इनपुट 4, 5, 6 इस तरह के 6 इनपुट दिए हुए हैं। 6 इनपुट का हम लोग जिस तरह से मैंने आपको बताया हॉस्ट के नॉचिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उधर के सबसे पीछे वाले में आप देख सकते हैं राइट साइड में AI और AO दिया हुआ है, ठीक है। उसका चारों का कनेक्शन आप देख सकते हैं। नीचे में RC की RA, RB, RC के बारे में दिया हुआ था,
उसको भी आप पॉज करके देख सकते हैं, वीडियो में वो चला गया। देखिए इस तरह से हम लोग उसको ओपन करते हैं। पीछे में बैक साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक टर्मिनल कनेक्शन है, उसके अंदर बोल्ट्स दिए हैं। इसको अब हम जब ओपन कर लेंगे तो फाइनली ये फ्री हो जाएगा। फिर नीचे में हम लोग कंट्रोल कार्ड को देख सकते हैं, ये कंट्रोल कार्ड किस तरह से काम करता है। ये जो ड्राइव से बेसिकली दोस्तों जिस तरह से मान लीजिए कि स्पीड कंट्रोल मोटर है, या फिर कोई कन्वेयर बेल्ट का हमको सेट पॉइंट चाहिए, या फिर किसी ड्राइव का सेट पॉइंट चाहिए, हमारा कुछ फीड रेट करने वाला हो, या फिर हमारे पैकेजिंग इंडस्ट्री में कुछ इस तरह से जो कंट्रोल तरीके से यूज़ होता हो, जिसका स्पीड को हम लोग कंट्रोल करना होता है, बढ़ाना होता है, घटाना होता है, ठीक है। या हमारे एग्जॉस्ट फैंस में जिसमें हम लोग को फ़ैन का स्पीड को कंट्रोल करना होता है, तो इस तरह का हम लोग पॉइंट यूज़ कर सकते हैं। देखिए बैक साइड में उसमें भी एक कम्युनिकेशन का पोर्ट दिया हुआ है। देखिए इस तरह से ये बैक साइड में कनेक्टेड रहता है। जो मैंने आपको बताया था कि जो सारा का सारा जो फॉल्ट डिस्प्ले करने के लिए कंट्रोल कार्ड के थ्रू आता है, उसी टर्मिनल के थ्रू आता है, ठीक है। इसी वीडियो में मैं स्टार्टिंग में बताया था आपको कंट्रोल कार्ड के बारे में। वहाँ पर एक वैकेंट स्पेस रहता है जिसमें कि SMPS कनेक्टेड रहता है। देखिए अभी हम इसको हम लोग ओपन करेंगे। आप जाके उस पिक्चर को पॉज करके देखिए, उसमें एक वैकेंट स्पेस है जो कि बेसिकली SMPS के बारे में बताता है। ये देखिए इस तरह के इसमें अलग अलग कंपोनेंट्स होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उसमें होता है माइक्रो प्रोसेसर होता है, EPRAM होता है, रैम रोम होता है। उसके बाद आइसोलेशन के लिए हम लोग ऑप्टो कपलर का यूज़ करते हैं। तो सारे का सारा जो कंपोनेंट होता है वो इसी के अंदर होता है। उसके हर एक कंपोनेंट वाले में हम लोग डिटेल में तो नहीं देख सकते हैं, तो बेसिक मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ उसमें कि क्या क्या होता है। ये कार्ड निकालना है, ठीक है। कम्युनिकेशन इंटरफेस भी होता है, RS485 होता है, वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड होता है। तो इस तरह से इसके जैक जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है उसको हम लोग पहले निकाल लेंगे। उसको हम लोग नंबरिंग करके याद देखते हैं दोस्तों कि मान लीजिए कभी ये डैमेज हुआ और इसका हमें रिपेयर करना है, तो वो कौन सा पोर्ट किस में कनेक्टेड था उसको जानने के लिए हम लोग उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कौन से इनपुट से क्या क्या निकाल रहे हैं वो चीज़ होता है। अब हम इसमें केबलिंग को ओपन करते हैं। जो लिंक है उसको हम लोग ओपन करेंगे। सबसे पहले इधर हम लोग ओपन करते हैं, ठीक है। ये देखिए मेन पावर सप्लाई का इनपुट है R/B, आपको वायर के कलरिंग से दिख रहा होगा। जो ये बेसिकली अब ये जाएगा पावर कार्ड की ओर, ठीक है। अब ये पावर कार्ड को जो कमांड आता है, जो गेटिंग का कमांड आता है थायरिस्टर के लिए, IGBT के लिए, दोनों के लिए जो गेटिंग का कमांड आता है वो इसी के थ्रू आता है। इसी से पता चलता है कि गेटिंग सर्किट को कब ऑन करना है, कब ऑन नहीं करना है। तो इस तरह से हम लोग उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग इसको अभी ओपन करके देख रहे हैं। तीनों बोल्ट से हम लोग इसको ओपन करेंगे। ये बहुत फाइनली रहते हैं, इसमें हमें जो स्पैनर यूज़ करना पड़ता है वो हमारे पास स्टार टाइप का स्पैनर यूज़ करना पड़ता है, उससे ये ओपन होता है, ठीक है। तीनों बोल्ट्स को ओपन करने के बाद हमें लिंक मिल जाएगा ओपन होने का। इससे मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो तीनों है ये फाइनली वायर से कनेक्टेड होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। जो कि मेन ये कहाँ पर लेके जाएगा इनपुट, ये जो इनपुट है वो इनपुट जाएगा बेसिकली हमारा थायरिस्टर रेक्टिफायर जो यूनिट होता है, रेक्टिफायर यूनिट की तरफ। ये देखिए कैपेसिटर बैंक है फिल्टरेशन के लिए और स्नबर सर्किट के लिए यूज़ होता है। वो बेसिकली में लेके कहाँ जाएगा, रेक्टिफायर के इनपुट में लेके जाएगा। वो जो रेक्टिफायर का जो आउटपुट है फाइनली इन्वर्टर के इनपुट में जाएगा और फिर वो इन्वर्टर उसे इन्वर्ट करके कंट्रोल तरीके से देगा, ठीक है। उसमें जो गेटिंग का कंट्रोल होता है मैंने आपको बताया माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू होता है। एक छोटा सा माइक्रो प्रोसेसर इसमें लगा हुआ रहता है, उसके थ्रू गेटिंग का कंट्रोल होता है। ये बीच में लिंक दिया हुआ है, इस लिंक को ओपन करके हम लोग कार्ड को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। कार्ड को ओपन करने के लिए हमें इस लिंक को ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए इसका आप आउटपुट टर्मिनल देख सकते हैं। R/B जो है नीचे की ओर गया है, यानी ये डायरेक्ट हमारे पास पावर कार्ड की तरफ गया है, ठीक है। ये जो DC आप देख रहे हैं प्लस माइनस, ये जो मैंने आपको बताया था कि जो रेक्टिफिकेशन होगा उसके बाद जो बस होगा वो इसमें DC सप्लाई देगा, ठीक है। ये जो तीनों लिंक है R/B कॉपर के, ये तीनों कनेक्टेड है, ठीक है। जो फाइनल आउटपुट जो हमारा आएगा उससे कनेक्टेड है, क्योंकि हमारा मोटर या फिर कोई और भी ड्राइव हो सकता है वहाँ पर जा सकता है। हम लोग क्लोजली उसको मार्किंग आउट करते हैं कि कौन सा इनपुट किस में कनेक्टेड है और वो किस तरह से कंट्रोल कार्ड के थ्रू कनेक्टेड है, ठीक है। ये हमारा बेसिकली फायरिंग सर्किट आप सब बोल सकते हैं। फायरिंग सर्किट इसी के थ्रू होकर जाता है। ये तो अलग अलग पोर्ट है दोस्तों, अलग अलग पोर्ट का अलग अलग यूज़ है इसमें, ठीक है। अभी हम लोग एक एक पोर्ट करके पोर्ट्स को निकालते हैं, इस तरह इसके पोर्ट को निकालते हैं, दूसरे पोर्ट को भी निकालते हैं। इस सारे पोर्ट्स को हम लोग निकालेंगे तभी ये कंट्रोल कार्ड फ्री हो पाएगा। इसमें जो बोल्ट्स कनेक्टेड है
उस बोल्ट्स को भी हम लोग निकालेंगे, ठीक है। जैसे कि हमें पावर कार्ड की तरफ हम लोग जा सकते हैं या पावर कार्ड को हम लोग देख सकते हैं उसमें, ठीक है। तो हम लोगों ने केयरफुली इसको मेजर कर लिया काम करते कि कौन सा इनपुट किसमें कनेक्टेड था। ये इधर अब उस इनपुट को हम लोग टॉप से ओपन करेंगे, 2 ओपन करके उसको फिर अंदर में देखेंगे कि उसका कंट्रोल कार्ड पावर कार्ड किस तरह से है, ठीक है। ये स्विच तो देखिए हम लोगों ने इसका मार्किंग कर दिया है। जो भी मार्किंग हम लोग ओपन करने वाले पोर्ट पे रखेंगे वही मार्किंग हम लोग नीचे में रखेंगे ताकि उसको मैच कर सके। ये एक शॉर्टकट टेक्निक होता है इसके बारे में जानने के लिए कि अगर हम लोगों को वायर में कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है, वायर में इसमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो ये देखिए हम लोगों ने 3 मार्क कर लिया इसको, और उसके ऊपर भी हम लोग उसको 3 मार्क करते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसमें डिफरेंट मार्किंग करते हैं, ठीक है। ये देखिए ये हमने 4th मार्क किया है, तो उसी तरह से 4th मार्क अंदर में भी हम लोग 4th मार्क कर लेंगे, ठीक है। 5 अगर हमने इसे 5th मार्क किया है तो उसके अंदर भी हम लोग उसको 5th मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने फोटो से डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको बता दिया है कि हर एक कंपोनेंट का क्या यूज़ होता है, उसमें पावर कार्ड क्या होता है, कंट्रोल कार्ड क्या होता है, इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया। तो देखिए बहुत अंदर में डिटेल में इसमें बनाना ही पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारे कंपोनेंट है। बेसिक क्या कंपोनेंट है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था कि हमारा बेसिक में हमारा माइक्रो कंट्रोलर है, हमारा मेमोरी डिवाइस है यानी EEPROM रैम है, इसके बारे में स्लॉटिंग दिया हुआ है। SMPS है जो कि पावर सप्लाई प्रोवाइड करता है, और आइसोलेशन के लिए हम लोग ऑप्टो कपलर का यूज़ करते हैं। कम्युनिकेशन इंटरफेस है RS485, और फिर प्रोटेक्शन के लिए सेंसिंग डिवाइसेस है क्योंकि ओवर वोल्टेज, ओवर करंट या ग्राउंड फ्लोर ये सारे फॉल्ट्स को सेंस करता है, ठीक है। तो अब हम लोग बाकी बचे हुए 2 टर्मिनल जो है उसको भी हम लोग मार्किंग कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए टर्मिनल्स की हम लोग मार्किंग कर दिए। उसके बाद इन दोनों टर्मिनल को हम लोग निकालेंगे, ठीक है। निकालने के बाद देखिए लास्ट टर्मिनल ये है, उसकी भी मार्किंग हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। अब इस टर्मिनल को हम लोग निकालने के बाद हम लोगों ने मार्किंग किया, मार्किंग के टर्मिनल को हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए ये जो बोल्ट से जो बचे हुए हैं इस बोल्ट्स को निकालते हैं हम लोग, यहाँ से इसको ओपन करते हैं। बेसिकली आप इसे अनबॉक्सिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। ये मैं आपको मेरा वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि आपको मैं प्रैक्टिकल एक्सपोजर दूं कि किस तरह से सिस्टम काम करता है, इनसाइड से ड्राइव के इनसाइड में क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊं, ठीक है। तो उसी पर्पस से मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। तो कई बार क्या होता है हमारी इंडस्ट्री में इस तरह के जो ड्राइव है वो ख़राब हो जाता है, तो बहुत बार कैपेसिटर्स उसका जनरली चला जाता है या उसका रजिस्टर्स चले जाते हैं, तो उसको हम लोग चेंज करके उसको हम लोग हेल्दी कर सकते हैं। अगर कुछ मेजर फॉल्ट आया है, सपोज कि उसका थायरिस्टर हो या IGBT सर्किट हो, ये अगर उसमें चला गया तो उसके केस में फिर हमें उसे कम्प्लीटली चेंज करना पड़ता है, या फिर उसके बीच का जो हमारा पावर कार्ड है उसके बीच का जो पावर फ्लो के लिए जो कॉपर्स की स्ट्रिप है उसमें कुछ डैमेज हो जाता है तो हमें फिर रिप्लेस करके नया मंगाना पड़ता है, ठीक है। तो अभी देखिए हम लोगों ने सारा बोल्ट्स को ओपन किया है, ठीक है। कोई बोल्ट अभी इसमें बचा नहीं है, तो अभी हम लोग इसको ओपन करके देखते हैं। देखिए लास्ट में एक बोल्ट बच गया लगता है इधर राइट साइड में, इसे ओपन किया जा रहा है। अब इस बोल्ट को ओपन करके हम लोग देखेंगे। चलो फिर से मैं आपको पावर डायग्राम बताता हूँ कि बेसिकली हमारा जो ये RYB सर्किट है उससे हमें पावर सप्लाई मिलता है टर्मिनल से, फिर वो जाता है रेक्टिफायर में जो कि मैंने आपको दिखाया था, थायरिस्टर सेमी कंट्रोल रेक्टिफायर है, उससे वो DC में कन्वर्जन होता है। उसका DC में कन्वर्जन होने के बाद उसे इन्वर्टर में जो IGBT इन्वर्टर में दिया जाता है। देखिए दोस्तों IGBT का यूज़ क्या है, देखिए थायरिस्टर में क्या होता है, थायरिस्टर का आप कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा होगा। थायरिस्टर में क्या होता है कि जब थायरिस्टर में गेट सप्लाई देते हैं, थायरिस्टर अपने आप ऑफ नहीं होता, गेट सप्लाई हटाने के बाद भी उसे करंट को होल्डिंग करंट के नीचे लाना पड़ता है, तभी वो ऑफ होता है। तो IGBT का फ़ायदा ये होता है कि एज सुन एज जब हम लोग गेट सप्लाई को ऑफ करते हैं तो वो थायरिस्टर वो जो IGBT है वो टर्न ऑफ हो जाता है, ठीक है, या नेगेटिव गेट अप्लाई करते हैं तो थायरिस्टर जो IGBT होता है वो टर्न ऑफ हो जाता है। तो हमारा फास्ट स्विचिंग ऑन और स्विचिंग ऑफ टाइम मिलता है हमें, ठीक है। तो उसका रिस्पॉन्स फास्ट होता है, उसके लिए हम लोग IGBT का यूज़ करते हैं। IGBT के लिए बेसिकली उसमें क्या होता है, उसमें कलेक्टर होता है, इमीटर होता है और गेट टर्मिनल होता है,
ठीक है। गेट टर्मिनल में हम लोग पॉजिटिव गेट वोल्टेज देने से क्या होता है, गेट का करंट इंक्रीज़ होता है और कलेक्टर करंट इंक्रीज़ होके हमें इमीटर करंट इंक्रीज़ होता है और इमीटर करंट फाइनली इंक्रीज़ होने से हमारा जो कैथोड, हमारा जो कलेक्टर इमीटर वोल्टेज है तो वो ड्रॉप होता है और वो कंडक्शन मोड में चला जाता है, ठीक है। तो उसका रिस्पॉन्स बहुत फास्ट होता है, ठीक है। उसमें हम लोग 2 ट्रांजिस्टर को पैरेलल में लेते हैं, एनपीएन इस तरह करके लेते हैं जब उसको सबस्ट्रेट के रूप में बनाया जाता है, जब उसकी डोपिंग की जाती है, ठीक है। तो उसमें तो देखिए दोस्तों, हम लोग इसको ओपन कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने अभी कंट्रोल का कार्ड ओपन कर रहे हैं। इसमें कुछ कुछ बोल्ट्स और जो बचे हुए हैं साइड में। तो बेसिकली मैं आपको बता रहा था कि वो जो इन्वर्टर होता है उसमें हम लोग आईजीबीटी को यूज़ करते हैं। वो आईजीबीटी यूज़ करके हमें एक स्टेप हमें एसी वोल्टेज मिलता है। तो उसको हम लोग प्योरीफाई करने के लिए हम लोग फायरिंग एंगल का यूज़ करते हैं। फायरिंग कंट्रोल को हम लोग और बढ़ाते हैं, जिससे क्या होता है कि हमें जो उसका जो वेवफॉर्म है वो प्योर एसी के जैसा मिलता है अप्रॉक्सीमेटली। और बाकी उसमें जो इम्प्योरिटी रहती है उसको हम लोग फिल्टर्स के थ्रू हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारा पर्पस क्या है कि हमें कंट्रोल्ड एसी चाहिए, कि हमें फायरिंग का फायरिंग एंगल का यूज़ करके जितना भी वोल्टेज हमें चाहिए जिस टाइम पे, उस टाइम पे हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। इससे होगा क्या दोस्तों कि हमारा फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज दोनों वैरी करेगा और वो फ्लक्स को कांस्टेंट रखेगा और स्पीड को वैरी करेगा, जिससे हमारा जो पर्पस है वो फुलफिल होगा, ठीक है। तो देखिए बोल्ट जो है हम लोगों ने ओपन कर लिया है। अभी साइड से देखते हैं कहीं पर ये कहीं फंसा तो नहीं है। देखिए साइड से हमने इसे ओपन किया है। अभी ओपन करने के बाद लास्ट में हम लोग देखेंगे कि कौन सा इसमें, हाँ तो देखिए हमने इसे ओपन किया है। नीचे में देखिए ये है हमारा पावर कार्ड, ठीक है। तो देखिए जो हमारा RYB मैंने आपको दिखाया है, वो जो RYB है वो बेसिकली हमारा जो सबसे राइट वाला टर्मिनल में जा रहा है, वो वहाँ पर क्या कनेक्टेड होगा, वहाँ पर रेक्टिफायर कनेक्टेड होगा और उसके नीचे में इन्वर्टर कनेक्टेड होगा। बीच में आप स्लॉटिंग देख रहे हैं दोस्तों, एक जैक टाइप का, एक पोर्ट टाइप का है, जिससे वो कंट्रोल कार्ड कनेक्टेड होता है, जो कि कम्युनिकेशन में काम करता है पावर और कंट्रोल के बीच में। ये जो आपने रेड कलर का दिख रहा है, वो देखा आपने, वो स्नबर सर्किट है, स्नबर सर्किट का कैपेसिटर है, ठीक है। तो ये जो है हमारा RYB तीनों फेज है, ठीक है। वो जो तीनों फेज फाइनली हमें मिलता है आउटपुट में। अभी आप उसमें आप नीचे में अगर आप जूम करके देखिएगा तो प्लस माइनस है। इसका मतलब वो DC वोल्टेज प्रोड्यूस करता है और उसका जो हमें इन्वर्टर जो फिक्स है, जो मैंने आपको पिक्चर ड्राइंग दिखाया था, उस जो इन्वर्टर फिक्स है, वो इन्वर्टर जो फिक्स है उसका जो आउटपुट है वो फाइनली AC आता है। वो जो आउटपुट है वो 3 लिंक से कनेक्ट होता है। दोस्तों देखिए स्टार्टिंग में ओपनिंग के टाइम पे 3 लिंक जो मैंने आपको दिखाया था, कॉपर स्ट्रिप का जो 3 लिंक है, वो तीनों लिंक वो जो RYB जो आउटपुट ऑब्टेंड है उससे कनेक्टेड रहता है, तीनों लिंक, ठीक है। तो इस तरह से ये पावर कार्ड काम करता है। बीच में क्या होता है दोस्तों, पावर फ्लो के लिए जो मैंने आपको बताया था कॉपर स्ट्रिप का यूज़ होता है, वो हाई ग्रेड कॉपर स्ट्रिप होता है, ठीक है। ये जो देखिए इसमें जो साइड में आपको दिख रहा है, इस सारे जो हाई ग्रेड, ये जो कैपेसिटर का वैल्यू है और ये जो हाई ग्रेड का जो यूज़ होता है, वो हाई ग्रेड का क्यों यूज़ होता है, क्योंकि उससे कंडक्शन बहुत तेज होता है, ठीक है, जिसका हमें रिक्वायरमेंट है और उसकी जो कैपेसिटी होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो बेसिकली आज हमने देखा कि किस तरह से कनेक्टेड होता है एक ड्राइव। इंटरनल कंपोनेंट्स हमने देखा, हमने वर्किंग मैकेनिज्म देखा, उससे क्या क्या कंपोनेंट होता है वो देखा। तो चलिए आपसे बाद में मिलते हैं।